ठीक करना मुश्किल। ठीक है, तो कल हम लोग बात किए थे डायफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया था डायफ्रैक्शन को और बात की थी कि जो डायफ्रैक्शन है ये बेसिकली इंटरफेरेंस के जैसे ही चीज है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हो रहा है, राइट। और मैंने आपको समझाया कि डायफ्रैक्टिस का मतलब है ब्रोकन या डिस्टॉर्टेड। तो बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, वेव फ्रंट को किसी तरह से तोड़ रहे हैं, राइट। और कैसे तोड़ सकते हैं, दो तरीके हैं। या तो हम लोग एक स्लिट बनाते हैं, राइट, जिससे हमारा लाइट का वेव फ्रंट का एक छोटा हिस्सा हमें मिलता है अगर हम लोग एक स्लिट बनाते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम लोग एक ऑब्स्टिकल डालते हैं, राइट, एक ऑब्स्टिकल डालते हैं तो भी हमारा वेव फ्रंट टूट जाता है, राइट। तो डायफ्रैक्शन में हम लोग किसी भी तरह से हमारे वेव फ्रंट को तोड़ते हैं, राइट, ब्रेक करते हैं। और ये बात हुई कि या तो ये स्लिट से होता है या तो ये ऑब्स्टिकल से होता है। तो अगर यहाँ पे ऑब्स्टिकल होता है, राइट, तो हमें मालूम है कि एक्चुअली शैडो होना चाहिए, राइट, छांव पड़नी चाहिए। लेकिन ये केस में क्या होता है, ये केस में जो होता है वो हमारे पास छांव के जगह में जहाँ पे टोटल अंधेरा होना चाहिए वहां इंस्टेड थोड़ी सी लाइट आती है, राइट। और इसी को हम लोग बेंडिंग ऑफ लाइट कहते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास एक सिंगल स्लिट है, राइट, अगर स्लिट है तो उसका मतलब है कि पूरी रोशनी सीधी सीधी आनी चाहिए। लेकिन इंस्टेड क्या हो जाता है, वो रोशनी के हिस्से में थोड़े हिस्सों में डार्कनेस भी होता है, राइट। और इसी को हम लोग डायफ्रैक्शन कहते हैं। अब मैंने आपको कल दो किस्म के डायफ्रैक्शंस डिफाइन किए, एक है फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन और दूसरा वाला है फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। तो फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर हमारे सोर्स और स्क्रीन जो है ये इन्फिनिट डिस्टेंस पे है, अगर इन्फिनिट डिस्टेंस का है उसका मतलब ये है कि हमारा जो वेव फ्रंट है वो पैरेलल है, ओके। और इसको हम लोग बुलाते हैं फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। अब जब हमारे पास पैरेलल वेव फ्रंट्स होते हैं तो इसको हम लोग मैथमेटिकली बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आगे ये चैप्टर में हम लोग जब डायफ्रैक्शन की बात करेंगे तब हम लोग सिर्फ पैरेलल वेव फ्रंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पैरेलल वेव फ्रंट्स में आपको ये फायदा होता है। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में सोर्स एंड स्क्रीन जो है फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आपका वेव फ्रंट पैरेलल नहीं होता है लेकिन ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग होता है, राइट। और इसी वजह से फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन जो है लैब में एक्सपेरिमेंटली इसको सेटअप करना बहुत आसान है, लेकिन मैथमेटिकली इसको इसके साथ डेरिवेशंस करना मुश्किल है, क्योंकि ये केस में वो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बीम्स रहते हैं, तो ऑब्वियसली उसको मैथमेटिकली हैंडल करना मुश्किल होता है, राइट। हम लोग ने ये भी बात की थी कल, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, ठीक। और हम लोग ने ये बात की थी कि इंटरफेरेंस में क्या है, हम लोग दो अलग वेव फ्रंट्स के बारे में बात करते हैं। डायफ्रैक्शन में क्या है, हम लोग सेम वेव फ्रंट के दो अलग हिस्सों के बारे में बात करते हैं, राइट। और इसी वजह से आप देखते हैं कि ये जो इंटरफेरेंस के सिग्नेचर्स है, राइट, इंटरफेरेंस के क्या सिग्नेचर्स है कि आपके पूरे मैक्सिमा और पूरे मिनिमा जो है सभी सेम ब्राइटनेस के साथ होते हैं। बट डायफ्रैक्शन में आपके मैक्सिमास और मिनिमास में फर्क होता है, राइट, आपको ब्राइटनेस में फर्क होता है। और इसीलिए आपको ये जो मैंने बताया आपको, ये सिग्नेचर होता है इंटरफेरेंस का कि सभी ब्राइटनेस आपको सेम टाइप के ब्राइटनेस होते हैं। अब हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात की कल, ये है सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, यानी कि आपके पास एक ही अगर छेद है या स्लिट है तो इसमें किस तरह से डायफ्रैक्शन होता है।
तो याद है मैंने आपको बताया कि सपोजिंग आपके पास ये स्लिट है, हम लोग ने स्लिट का साइज जो है ये ए है, और स्लिट में हम लोग ने कई हिस्सों को बनाया। सपोजिंग हमने एम हिस्से बनाए और ये हमारा स्क्रीन है। तो अगर हम पॉइंट पी को देखेंगे तो ये अलग अलग हिस्सों से अलग अलग पाथ से लाइट को जाना पड़ता है, यानी कि ये अलग अलग हिस्सों में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कुछ होता है, जिसके वजह से हमें ये डायफ्रैक्शन का पैटर्न दिखाई देता है। और अब हम लोग इसको बाद में डिराइव करेंगे, आज डिराइव करेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से लाइट इंटेंसिटी आपकी चेंज होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, सेंटर में आपको सेंट्रल मैक्सिमम आता है जो सबसे ब्राइट होता है, ये बड़ा वाला देखिए, ये सेंट्रल मैक्सिमम है, और इसके बाजू में आपको और मैक्सिमास आते हैं। लेकिन जैसे आपका मैक्सिमम का ऑर्डर बढ़ते जाता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, आप देख सकते हैं कि इसकी जो ब्राइटनेस है ये कम होती जाती है, राइट। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा बहुत ब्राइट है, और फिर इसके आगे के जो मैक्सिमास है ये कम कम ब्राइटनेस पे होते हैं, राइट। अब आज हम लोग बात करेंगे इंटेंसिटी इक्वेशन या डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि किस तरह से इंटेंसिटी का ये होता है। तो हम लोग आज डिराइव करेंगे कि इंटेंसिटी किस तरह से बदलती है ये केसेस में। कुछ लोग बोल रहे हैं उन लोग को कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। आई डोंट नो, आप लोग को तो नहीं हुआ ना कनेक्शन प्रॉब्लम? मैम जूम ऐप में अपडेट आया हुआ है, तो उन लोगों ने मैम जूम ऐप में अपडेट आया हुआ है, तो उन लोगों ने अपडेट नहीं किया है, इसी वजह से ऐसा इशू होता है। ओके ओके हाँ, ओके। ये मेन इशू है, या उन क्योंकि लोग जैसे का मैंने फोन। आपको बताया, मेरा जूम जो है लाइसेंस्ड है, तो मैम इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं हम होना लोगों ने चाहिए। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखा है ना, हाँ, इसीलिए। हाँ, तो हम लोग का ऑटोमेटिक अपडेट होता है, अपडेट करना पड़ता है। तो अच्छा ये लोग जूम वाले क्या है ना कि हर 15-20 दिन पे अपडेट देते रहते हैं, तो अपडेट करना अच्छा। होता है उसे। लेकिन जनरली ये क्या होता है, issue है। हमारे डिवाइसेस ऑटोमेटिकली ही अपडेट कर लेते हैं ना, तो मुझे जैसा मालूम ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हाँ ऑटो हाँ अपडेट पे रहता है ज्यादातर, तो वो खुद ही खुद अपना अपडेट करता है। ठीक है, मैं एक और बार व्हाइट बोर्ड ट्राई करती हूँ अगर हो सके तो, क्योंकि नहीं तो ये डेरिवेशंस को करना थोड़ा मुश्किल है। व्हाइट बोर्ड पे आप लोग को शायद अच्छे से दिखता है, समझ में नहीं आता ना। अब फिर देखेंगे, एक बार ट्राई करेंगे। हाँ देखो, ये मेरा टच भी नहीं हो रहा है और ये आ रहा है। नहीं सॉरी, मैं ये नहीं कर सकूंगी आज ये बोर्ड पे। ये ऊपर से भी होवर किए तो वो आ रहा। ठीक है, तो हम लोग आज अब बात करेंगे इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो पहली चीज इंटेंसिटी में बात करूंगी इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है, राइट। तो इंटेंसिटी में याद है हम लोग करे थे, जब हम लोग वेव्स किए थे, तो हम लोग करे थे ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, राइट। तो फॉर एग्जांपल जब हमारे पास डबल स्लिट चल रहा है, कंसिडर कीजिए हमारे डबल स्लिट, तो हम लोग सपोजिंग फर्स्ट स्लिट से इलेक्ट्रिक वेक्टर E1 है जो है E नॉट साइन ओमेगा टी, सेकेंड स्लिट से इलेक्ट्रिक वेक्टर है E2 जो है E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। याद है हम लोग जब वेव्स किए थे तो हम लोग करे थे कि इंटरफेरेंस के लिए क्या होना है, दोनों वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है, देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा, ये दोनों वेव्स में ओमेगा का वैल्यू सेम है, राइट। सिर्फ दोनों में फेज डिफरेंस हो सकता है, राइट। तो ये दोनों वेव्स इस तरह से, इसीलिए इसमें दोनों का ओमेगा वैल्यू जो है मैंने सेम लिखा है, सिर्फ फर्क आपको आ रहा है आपको फेज में, राइट। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमें मालूम है कि हमें E1 और E2 को डायरेक्टली ऐड करना है, राइट। तो हम लोग ये दोनों चीजों को ऐड करते हैं, जो है E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी, राइट। तो आपको क्या आ जाता है, आपको ये 2 साइन
a plus b by 2, राइट, एडिशन, और कोसाइन ऑफ a माइनस b by 2। तो a प्लस b by 2 का करते हैं तो हमें आता है 2 sin ओमेगा t प्लस 5 by 2, करेक्ट। और जब डिफरेंस लेते हैं तो हमें सिर्फ 5 by 2 आता है, राइट। तो अब हमारा रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है ये है 2 sin ओमेगा t प्लस 5 by 2 इंटू कोसाइन ऑफ 5 by 2, राइट। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर मैं ये जो ई मैक्स हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब 5 by 2 कोसाइन ऑफ 5 by 2 इज इक्वल टू 1, तो ये है मेरा ई मैक्स 2 sin ओमेगा टी प्लस 5 by 2। तो ये ई मैक्स को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ई मैक्स इसको लिखूंगी तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, और हमारी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर्ड को मैं स्क्वायर करूंगी। तो ये वाला फैक्टर हमें ई मैक्स में आएगा और ये वाला फैक्टर हमें आएगा cos स्क्वायर 5 by 2, यानी कि इंटरफेरेंस में हमारा वेरिएशन ऑफ ब्राइटनेस जो है वो बेसिकली आ रहा है हमारा cos स्क्वायर 5 by 2 के वजह से, राइट। अब cos स्क्वायर 5 by 2 किस तरह से वेरी होता है, या तो वो मैक्सिमम 1 हो सकता है, या तो वो मैक्सिमम या तो मिनिमम वो 0 हो सकता है, राइट। अगर वो -1 है तो cos स्क्वायर में एनीवे +1 हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमा आपको आता है वो cos स्क्वायर वो आपको 1 आता है, और आपको मिनिमा जो है हमेशा आपको 0 आ जाएगा, राइट। और ये आपको देता है आपका इंटरफेरेंस का पैटर्न, राइट। और याद है मैंने आपको पहले ये समझाया था कि इंटरफेरेंस का ये एक सिग्नेचर है, राइट। ये एक निशानी है इंटरफेरेंस की कि हमें सभी मैक्सिमा सेम ब्राइटनेस के रहते हैं और सभी मिनिमा सेम ब्राइटनेस के होते हैं। ये इंटरफेरेंस की निशानी है, राइट। तो ये हम लोग ने देखा इंटेंसिटी वेरिएशन ड्यू टू इंटरफेरेंस। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि हमें किस तरह सा वेरिएशन आता है विथ डाइफ्रैक्शन, ठीक है। तो इंटरफेरेंस में हमें मालूम है cos स्क्वायर इस तरह का फंक्शन होता है, राइट। सभी मैक्सिमा सभी मिनिमा सेम होते हैं, ये आपको आता है इंटरफेरेंस में। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हमारी इंटेंसिटी वेरी होती है फॉर डाइफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी वेरिएशन का जो क्वेश्चन है ये भी लॉन्ग आंसर में आता है, राइट। तो आपको नोट्स में भी है और आपको ये तैयार, मैं आपको क्वेश्चन बैंक में भी वो दे दूंगी, ठीक है। तो अभी आइए देखिए, हमें मालूम है कि जब हमारे सपोजिंग देखिए हमारे स्लिट को हम लोग ने कई हिस्सों में बांटा है, राइट। तो हम लोग ने कहा उसके सपोजिंग हम लोग n हिस्से बनाते हैं और ईच हिस्से का जो विड्थ है, राइट, ये कुछ डेल्टा y है, ओके। लेट्स से कि जो विड्थ है हर स्लिट के विड्थ का वो विड्थ है डेल्टा y। सो डेल्टा y इंटू m इज इक्वल टू a, यानी कि टोटल स्लिट जो है, क्योंकि हम लोग ने a साइज के स्लिट को m हिस्सों में बांटा है, राइट। अब हम लोग एक नई चीज को डिफाइन करेंगे जिसका नाम हम लोग देंगे फेजर। फेजर फेजर का मतलब क्या है, फेजर एक वेक्टर के जैसा है, लेकिन फेजर में दो हिस्से होते हैं, एक है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज उसका डायरेक्शन है। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन वो है जो उसका फेज है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ये जो नैरो स्ट्रिप्स हम लोग बना रहे हैं स्लिट के डेल्टा वाई के, वो हर स्लिट के बीच में कुछ फेज डिफरेंस आ रहा है, राइट। और इसीलिए हम लोग फेजर्स बनाते हैं ताकि ये फेजर्स से हम लोग ये फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो फेजर्स में क्या है, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है ये आपका कोई फेज है, ठीक है। अब टोटल फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, सपोजिंग हम लोग ने इतने सारे, देखिए ये है मेरा स्लिट, ये है E1, E2, E3, E4, ये मेरे अलग अलग हिस्सों का फेजर है, राइट।
और एंड प्रोडक्ट जो मेरे को आने वाला है, सपोजिंग ये पॉइंट पे, ये E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 इस तरह से मुझे ऐड करता है, राइट? और इनको जब ऐड करूंगी तो मेरे को मेरा रिजल्टेंट फेजर मिलेगा, राइट? यानी कि ये मिलेगा कि पॉइंट P पे रिजल्टेंट फेज क्या है। ओके, ठीक है। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये देखिए, ये आपको बता रहा है कि फेज डिफरेंस और वे और पाथ डिफरेंस का क्या रिलेशनशिप है। अब आपको मालूम है कि फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई, उसका मतलब है वेवलेंथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा, राइट? यानी कि जब वेव पूरा लैम्डा कवर करता है तो उसका फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई हो जाता है, राइट? तो अगर हमारा फेज डिफरेंस कितना है, अगर हमारा पाथ डिफरेंस देखिए, ये हमें यंग्स डबल स्लिट से मालूम है, डेल्टा वाई साइन थीटा, राइट? डी साइन थीटा हमारा फॉर्मूला था, लेकिन अब डी के बदले में हम लोग डेल्टा वाई डालेंगे, राइट? तो हमारा पाथ डिफरेंस क्या है? डी डेल्टा वाई साइन थीटा, ये है मेरा पाथ डिफरेंस, राइट? तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पाई के लिए लैम्डा है, तो फिर डेल्टा वाई साइन थीटा के लिए कितना है फेज डिफरेंस, राइट? अगर आप इसको लिखेंगे तो आप क्लियरली देख सकेंगे कि आपका डेल्टा फाई हो जाता है 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा वाई साइन थीटा। आई होप ये आपको समझ में आया, राइट? अब टोटल फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? हम लोग ने इसके n हिस्से बनाए हैं स्लिट के, तो n टाइम्स डेल्टा फाई इज इक्वल टू दिस, बट n डेल्टा फाई इज इक्वल टू a, राइट? a जो है वो है विड्थ ऑफ द स्लिट, और इसीलिए फेज डिफरेंस स्लिट के ऊपर और नीचे हिस्से में जो फेज डिफरेंस है वो है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू a साइन थीटा, राइट? अब हमें मालूम है कि अब हम लोग उसी तरह से फेजेस को ऐड कर सकते हैं। यानी कि लेटर से कि E1 जो है ये फेजर है उसके स्लिट के सबसे ऊपरी हिस्से के, राइट? तो उसका जो फेजर है वो E1 है, राइट? सेकेंड हिस्से का है E2, थर्ड हिस्से का है E3, राइट? तो इन शॉर्ट हम लोग ये पूरे फेजर्स को ऐड करते हैं, राइट? इसको ऐड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम लोग वेव वेक्टर्स को ऐड करते हैं, राइट? अब आई एम सॉरी मैं आपको दिखा नहीं सक रही हूँ, लेकिन इन शॉर्ट ये इस तरह से ऐड होते हैं। ये है आपका E1, E2, E3, E4, E5, ये पूरे इस तरह से ऐड हो जाएंगे, राइट? आपके पूरे फेजर्स, ओके? तो इन शॉर्ट हमारे पास ये पूरे फेजर्स ऐड हो जाते हैं, राइट? अब अगर आप ये डायग्राम को देखते हैं, राइट, ये अगर आप इसको देखते हैं तो आपको दिखता है कि ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है इसमें अलग है। ये एक्चुअली आपको आई होप आप लोग सभी को मालूम है, राइट, कि लेंथ ऑफ आर्क S इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला सबको मालूम है, राइट? S इज इक्वल टू आर थीटा का मतलब क्या है? अगर S जो है लेंथ ऑफ द जो सर्कल का हिस्सा है उसका आर्क का हिस्सा अगर वो S है तो दैट इज इक्वल टू R इंटू थीटा, वह R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है, और थीटा जो है वो एंगल है, राइट? तो एक्चुअली इसमें ये डायग्राम में ये एक्चुअली डेल्टा जो है ये थीटा है, राइट? तो अगर मुझे ये लेंथ पता करना है, ये आर्क का लेंथ, ये आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा? R इंटू ये थीटा, राइट? तो इसीलिए अब अगर हमें क्या है यहाँ पे, मुझे साइन 5/2 का करना है, राइट? तो मैं अगर इस तरह से करूंगी, इसका हाफ, इसको बीच से हाफ कट करूंगी, राइट? तो ये टोटल एंगल 5 हो जाता है, ये एंगल जो हो जाता है ये 5/2 हो जाता है। तो अब ये 5/2 को अगर हम लोग साइन करेंगे तो साइन 5/2 क्या हो जाएगा? साइन 5/2 क्या है? ऑपोजिट बाय ये चीज आपका हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा आपका? ये जो है हम इसको ये जो कॉर्ड है इसको हम लोग बोलेंगे E थीटा बाई 2। तो E थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय R। देखिए ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, ये डायग्राम को देखिए, डेल्टा के बदले में आप
फाई को लिखिए, ओके, ये फाई है। अब इसको अगर हम लोग हाफ करेंगे, राइट, यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इसको हाफ करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 5/2। साइन 5/2 क्या है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। अब हम लोग ये फेजर्स जब ऐड होते हैं तो इसको हम लोग बुलाएंगे ई मैक्स, राइट, और ये वाले को हम लोग बुलाएंगे ई थीटा, यानी कि थीटा में कितना ई चेंज हुआ। तो ऑपोजिट क्या है? ई थीटा बाय 2 एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? आर। सो देयरफॉर sin 5/2 इज ई थीटा बाय 2 डिवाइड बाय आर। तो डायरेक्टली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आपको मिलता है ई थीटा इज इक्वल टू 2r sin 5/2, राइट। अब ई मैक्स क्या है? ई मैक्स आपका ये लेंथ ऑफ ये आर्क है। लेंथ ऑफ योर आर्क इज क्या? इट इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय एंगल। So therefore E max is equal to R multiplied by 5, right? यानी कि R is equal to E max divided by 5। अब मैं ये फॉर्मूला में R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो मैं लिखूंगी क्या? sin 5/2 is equal to 2 times EM by theta into sin 5/2, यानी कि आपको आता है E theta, ये वाला फॉर्मूला, E theta is equal to 2 times EM by 5 sin 5/2। तो अब क्या करते हैं हम लोग? ये है मेरा sin 5/2 और ये by 2 को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 5/2। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? E theta is equal to EM sin 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2। लेकिन हम लोग 5/2 को एक नया नाम देंगे और वो नाम है अल्फा। तो हमें क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू ई मैक्स इंटू साइन अल्फा बाय अल्फा, राइट। अब इंटेंसिटी क्या हो जाती है मेरी? इसका स्क्वायर, राइट। तो अब इंटेंसिटी को जब स्क्वायर करूंगी ई स्क्वायर, तो मुझे क्या आ जाएगा? ई एम स्क्वायर इंटू साइन अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर, राइट। तो यानी कि इंटेंसिटी मेरा वेरी हो रहा है एज साइन अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर, राइट। अब आप सभी को मालूम है कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कैसा दिखता है? जैसा कॉस स्क्वायर थीटा दिखता है उसी तरह से दिखेगा, सिर्फ आपको साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड बाकी का आपको उसी तरह से जाएगा। लेकिन यहाँ एक 1 बाय अल्फा स्क्वायर भी फैक्टर आ रहा है, राइट। और चूंकि आपको 1 बाय अल्फा स्क्वायर फैक्टर आ रहा है, आप सभी को मालूम है कि साइन थीटा बाय थीटा वेयर थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1, करेक्ट। लिमिट आपको सबको मालूम है ना? लिमिट साइन थीटा बाय थीटा वेयर थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। और अब जैसा जैसा मेरा थीटा वैल्यू बढ़ते जाएगा, राइट, ये 1/थीटा स्क्वायर ये भी बढ़ते जाएगा, राइट। और इसीलिए मेरी इंटेंसिटी जैसा जैसा अल्फा वैल्यू बढ़ते जाएगा मेरी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, राइट। और इसीलिए हमें एक्चुअली ये दिखता है जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपकी इंटेंसिटी कैसे बदल रही है? एज साइन अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर्ड, राइट। तो साइन अल्फा बाय अल्फा एट अल्फा टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 1 यहाँ आएगा, राइट। लेकिन जब आप अल्फा को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा विल बी एनीवे मैक्सिमम इक्वल टू 1, राइट। लेकिन आपको 1 बाय अल्फा स्क्वायर फैक्टर है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको वेरिएशन क्या है? साइन अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर, राइट। इस तरह से आपको फर्क आ रहा है। और इसी वजह से जैसे जैसे आपका अल्फा वैल्यू बढ़ते जाता है, यहाँ आपको अल्फा इज एनीवे 0, लेकिन यहाँ जैसे जैसे आप जा रहे हैं आपका अल्फा वैल्यू जो है ये बढ़ते जा रहा है, राइट। ये बढ़ते जा रहा है और इसीलिए आपके 1 बाय अल्फा स्क्वायर के फैक्टर के वजह से आपकी इंटेंसिटी कम होते जाएगी, राइट। इसीलिए आपका सेंट्रल मैक्सिमा जो है ये सबसे ब्राइट रहेगा, सबसे ब्राइट रहेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपका जो मैक्सिमा है ये और कम होते जाएगा, राइट। ये क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आपके पास ये 1 बाय अल्फा स्क्वायर फैक्टर आ गया, राइट। और
ये आपका 1/α² फैक्टर के वजह से आपको ये फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? देखिए आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि इंटेंसिटी का वेरिएशन, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरफेरेंस में आपको सभी मैक्सिमा सेम ब्राइटनेस पे आएंगे, राइट? क्यों आ रहे हैं सभी मैक्सिमा सेम ब्राइटनेस? क्योंकि इंटेंसिटी वेरिएशन ड्यू टू इंटरफेरेंस में आपको सिर्फ एक कॉस स्क्वायर्ड फैक्टर आता है, कॉस स्क्वायर्ड। डायफ्रैक्शन के वजह से आपको साइन अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर्ड फैक्टर आ रहा है, राइट? और साइन अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर्ड आपको देता है इस तरह का प्लॉट, राइट? यानी कि जहां पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा जो है सबसे ब्राइटेस्ट होता है, और जैसे जैसे आप आगे आगे ब्राइटनेस को जाते हैं तो आपका ब्राइटनेस कम होते जाता है, राइट? अब ये हम लोग सब जान के अब हम लोग फाइनली बात करेंगे डबल स्लिट के बारे में, राइट? तो डबल स्लिट में क्या होता है? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें मालूम है कि हमारे दो छेद हैं और इससे हमें मिलता है डायफ्रैक्शन पैटर्न। डायफ्रैक्शन पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ब्राइट है, राइट? और फिर आपके पास आगे के मैक्सिमा आते हैं। लेकिन अब हमें याद करना है कि जब हम डबल स्लिट करते हैं तो एक तो हमें यहाँ डायफ्रैक्शन होता है एक छेद पे, दूसरे छेद पे भी डायफ्रैक्शन होता है, और दोनों छेदों के बीच में इंटरफेरेंस होता है, राइट? तो मैं रिपीट करती हूँ, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अब हम लोग अलग तरीके से देख सकते हैं। इसमें क्या है, अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों स्लिट्स की जो विड्थ है वो a है, राइट? और दोनों स्लिट्स के बीच का जो अंतर है वो d है, राइट? तो डबल स्लिट में उसूलन क्या हो रहा है, दोनों स्लिट्स में इंडिविजुअली डायफ्रैक्शन हो रहा है, राइट? क्योंकि ये स्लिट के अलग अलग हिस्सों का जो पाथ लेंथ है वो अलग अलग होगा, राइट? और इसीलिए एक एक छेद पे आपको डायफ्रैक्शन होता है। इसके अलावा छेद 1 S1 और S2, छेद 1 और छेद 2 के बीच में आपको इंटरफेरेंस भी होता है, राइट? और इसके वजह से ये जो डबल स्लिट में हो रहा है, आपकी इंटेंसिटी का क्या हो रहा है, आपको दोनों का असर पड़ रहा है। आपको असर पड़ रहा है इंटरफेरेंस का और आपको असर पड़ रहा है डायफ्रैक्शन का, राइट? तो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन दोनों का असर आपको पे पड़ रहा है बिकॉज ऑफ आपके डबल स्लिट। तो एक्चुअली अगर हम लोग डबल स्लिट को देखें तो हमारे पास ये दोनों फर्क है। तो आप फिर से एक और बार, ये हम लोग क्या करते हैं, ये डायफ्रैक्शन के जो हिस्सा है उसको हम लोग अल्फा एंगल से डिफाइन करते हैं, जहां अल्फा एंगल इज इक्वल टू 5/2। और ये कहाँ से हमें मिलता है, पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा। ये वही फॉर्मूला है जिसमें हम लोग कहते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई एंड देयरफॉर 5/2, so lambda is equal to 2 phi and therefore 5/2 is equal to pi by lambda a sin theta and therefore alpha value जो है ये एंगल हो जाता है मेरा पाई बाय लैम्डा इंटू ए साइन थीटा, राइट? ये है मेरा एंगल जो रिफर होता है डायफ्रैक्शन से, राइट? इंटरफेरेंस के एंगल को हम लोग देखते हैं तो उसमें एंगल आता है हमारा बीटा, राइट? और हम लोग उसको डिफाइन करते हैं बीटा के हिसाब से, राइट? तो हमारा अल्फा जो है ये है मेरा पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा, और बीटा जो है ये है मेरा पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा, राइट? तो ये दोनों का हमें असर पड़ रहा है, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन। सपोजिंग हमारा बीटा बहुत छोटा है, यानी कि छेदों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो हमारे पास ये बीटा फैक्टर नहीं आएगा। और अगर बीटा 0 के बराबर है तो cos स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू 1, यानी कि ये जो फैक्टर है ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। दूसरा टर्म क्या है मेरा अल्फा। अल्फा क्या है, प्रोपोर्शनल टू ए है। ए क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट है।
तो अगर हमें देखिए यहाँ पे आ रहा है मेरा a बाय लैम्डा d बाय लैम्डा, तो अगर हमारा a जो है बहुत छोटा है तो फिर क्या हो जाता है, ये दोनों चीजें ये हो जाता है लाइक साइन अल्फा बाय अल्फा where अल्फा टेंड्स टू 0। आपको ऑलरेडी मालूम है लिमिट ऑफ साइन अल्फा बाय अल्फा where अल्फा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1, राइट। और इसीलिए ये वाला फैक्टर विल गिव मी 1। अब इसमें ये अल्फा बीटा में थोड़ा गौर से देखिए तो देखिए आपको फैक्टर आ रहा है क्या है, a बाय लैम्डा और d बाय लैम्डा, राइट। और मैंने आपको कॉन्स्टेंटली इसके पहले भी कहा है कि जब हम लोग वेव इफेक्ट देख रहे हैं लाइट का तो हमें हमेशा कंपेयर करना पड़ता है a या d को विथ लैम्डा। a क्या है, विथ ऑफ द स्लिट, यानी कि हमें विथ ऑफ द स्लिट को कंपेयर करना है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, लैम्डा से, या तो d बाय लैम्डा में हमें डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स को कंपेयर करना है विथ वेवलेंथ ऑफ लाइट से, राइट। तो इसीलिए अगर आपको याद है तो हम लोग इसके बारे में पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि हमें बेसिकली a और लैम्डा को कंपेयर करना है और उसी तरह से d और लैम्डा को भी कंपेयर करना है, राइट। और डिपेंडिंग अपॉन अगर a जो है वो कंपैरेबल है लैम्डा से या d जो है कंपैरेबल है लैम्डा से, तो ही हमें ये इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का जो असर है वो हमें दिखेगा। और ये फॉर्मूला में आप मैथमेटिकली देख सकते हैं कि किस तरह से हमें इसका फर्क दिख रहा है, राइट। यानी कि हमें फर्क दिख रहा है कि ए या डी किस तरह से लैम्डा से बदले हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, जब तक आप जरा इसको देखिए। और ठीक है, सॉरी। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर दिखा। ये डेरिवेशन आपको क्लियर दिखा है नहीं? हेलो, आप लोग है कि नहीं है? यस मैम, है मैम। है, वेरी गुड। ये मैं आपको ma'am. नोट्स भी दे दूंगी, अभी शेयर कर देती हूँ व्हाट्सएप पे। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली पता नहीं ये टैबलेट बहुत सता रहा है और मुझे क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करना है। होपफुली उसको आज थोड़ा ठीक करेंगे। आज तो आप लोग बहुत लोग आ गए आज क्लास को। आज कनेक्ट हो गया मैम। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर मैं